अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टकराव जीत का PSL 10 स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। कल का बड़ा ही एक्साइटिंग मैच था। आखिरी मैच कराची किंग्स के लिए अपने होम ग्राउंड पर था और आखिरी मैच उनके लिए यादगार हो गया। जीत गए वो मैच। लग नहीं रहा था कि किसी तरह कराची किंग्स जीत जाएगी। बड़ा लो स्कोरिंग मैच था लेकिन फंसता चला जा रहा था। पिच बहुत ज्यादा अनइवन थी, बॉल बैठ रही थी तो बड़ी स्किट होते हुए तेज जा रही थी, उठ रही थी, बॉलर जरा सी जान मारता था तो बाउंस बहुत अच्छा लेते थे। अलजारी जोसेफ ने कल दिखाया कि बाउंस बहुत अच्छा, लेकिन हसन अली एक्सीलेंट बॉलिंग, एक्सीलेंट एक टीममेट के तौर पे सामने वो हमेशा आते हैं। उनकी फील्डिंग में भी जान होती है, हो जाता है इंटरनेशनली। अगर उन्होंने कैचेस छोड़े तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि मेरी गलती की वजह से हुआ, ठीक है, हो जाता है, लेकिन वो जान मारता है। बैटिंग में भी उसने बड़ी ज़बरदस्त जान मारी। मैं हसन अली की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ही बहुत बड़ा नाकिद था। मैंने बड़ी तनकीद की थी हसन अली पर कि हसन अली अपनी वो ज़बरदस्त फॉर्म जो 2017 के बाद उन्हें मुसलसल कैरी करनी चाहिए थी, और लगता यूँ था दुनिया के टॉपेस्ट विकेट टेकर हो जाएंगे। 50 बड़ी तेज़ विकेटें ली थी, आहिस्ता आहिस्ता वो कहीं खोसा गया था। हसन ने मेहनत की है, आप सबके सामने, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्कोर्स रोक रहा है, यानी कंटेन कर रहा है, विकेट्स ले रहा है, क्रुशियल मोमेंट पे उसके 4 ओवर्स 10 डाल रहे हैं, डेंट डाल रहे हैं। अब कराची से बाहर खेलना है हसन अली ने। अब पता चलेगा कि बाहर के पिचेस पे हसन अली कैसा परफॉर्म करता है। यहां होगा असल टेस्ट पूरी टीम का। कल का मैच मुझे लगता है कैप्टनसी डिसीजन की वजह से बाबर आजम 11 यानी पेशावर ज़ल्मी हारी है, मुझे लगता है। वीडियो ऑल रिगार्ड्स, आज इस पर भी बात करूंगा। अब कराची से मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं जी, मुल्तान लाहौर, और वापसी होगी 7 मई से रावलपिंडी। तो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की PSL का मेला इन तमाम तर रानाइयों के साथ जारी हो सारी है। और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद है। हमारा पैनल मोहम्मद वसी चाने में ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, खुद भी डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, बड़ी शानदार क्रिकेट खेलते हैं, बड़े अच्छे इनके एनालिसिस हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल अंपायर और क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर हफीज़ अमान हमारा रेगुलर हिस्सा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। डॉक्टर साहब, कल का मैच सर, पहले तो वार्नर को मैं शाबाश दूंगा। मुझे तो एक टाइम पे वार्नर सरफराज लगने लगा था, जिस तरह लड़ रहा था और जिस तरह गुस्सा कर रहा था, मुझे लगा सरफराज की रूह आ गई है वार्नर में। सर ये एग्रेशन चाहिए होता है, और वार्नर जैसा जितना बड़ा नाम लेके आए हैं, वो उनको चाहिए था कि वो टीम को इसी तरह फ्रंट से लीड करे। उनकी बैट से रन्स नहीं आ रहे थे, शायद इसीलिए वो कहीं ना कहीं थोड़े लेट बैक से लग रहे थे मुझे ना। और थोड़ा सा शुरू में उन्हें हनीमून पीरियड भी था उनका, तो वो एंजॉय करने के मूड में थे शायद। उनको अंदाजा नहीं था कि PSL जो है ये कहने को सेकंड बड़ी लीग है, लेकिन ये मयार के लिहाज से कहीं बड़ी लीग है, और इसका चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं, बहुत बड़े हैं। आप वहां पे बैट से खेलते आए हैं, वहां पर तो आप मोड़े पे बैट रख लें IPL में और मारते जाए, कोई परवाह नहीं होती। आपको पता है कि सीमेंट विकेट पर खेल रहे हैं, सीधी सीधी बॉल आनी है। दिस इज PSL। आप अब उनको अंदाजा हो गया होगा, और आज के जो उन्होंने रन किए रात यानी कि मैच में, तब उनका कॉन्फिडेंस यकीनन बहुत सारा वापस आया होगा। और एज ए कैप्टन भी जब मैच जीतते हैं तो मेरा ख्याल है टीम थोड़ी करीब भी आती है, जेल भी होती है, और वार्नर को ये बहुत सारा कॉन्फिडेंस इससे मिला होगा। और उसमें अगर आप देखें तो वो अब पिक भी थोड़ी उनकी बेहतर हो गई है। हमने बहुत ज्यादा जोर लगाया, अब क्रेडिट मेरा ख्याल है कि हमारे इस प्रोग्राम को मिलना चाहिए प्ले फील्ड को, कि जितना मीर हमजा के लिए हमने जोर लगाया, शायद ही किसी और ने लगाया हो, बिल आखिर हमने उसको इंटैक्ट करवा के छोड़ा, और उनकी परफॉर्मेंस ने यार ये बात साबित भी उसका कर दी राइट कि हम बनता है गलत सर। नहीं। देखें, मीर हमजा का भरपूर राइट बनता था। अली रजा के लिए तब मैंने बात की जब वो अंडर 19 खेल रहा था, उसका राइट बनता था। कल उसने अपने ही कप्तान को कितना खूबसूरत बोल्ड किया। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मीर हमजा का सर देखिए, हम बार बार कर रहे थे कि वो ऊपर से नए गेंद से आपको एक विकेट भी ले देगा ना, तो वो आपका बोनस हो जाएगा, वो बहुत ही ऐड कर देगा प्रेशर को। और एग्जैक्टली वो बाबर को भी तकरीबन ले गए थे, लेकिन वो चलो अनफॉर्चुनेट हो गया, नहीं आउट हुए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि उन्होंने 13 गेंदें की हैं बाबर को, 13 पर सिर्फ 4 रन बनाए बाबर ने। तो वहां से प्रेशर इतना बिल्ड हो गया था मीर हमजा की वजह से कि वो उनके लिए नामुमकिन हो गया था पेशावर के लिए रन करना। और फिर उसके बाद वसान अयूब को आउट भी कर गए, और ओवरऑल 4 ओवरों में सिर्फ 14 रन देके एक आउट किया। तो जब आपका ऊपर से स्टार्ट ही होगा कि आपने 6 ओवर में 27 रन टोटल किए, 5 ओवर में 19 रन किए हैं पेशावर ज़ल्मी ने, तो आप इनिंग को कहां पर ले जाएंगे? उसमें बाबर कल की सारी चीजों में, जो कप्तानी भी, उनकी बैटिंग भी, उनकी प्रेजेंस भी, उनकी बॉलिंग चेंजेस भी, और उसके अलावा साथ साथ जो 6 बॉलर्स का खिलाना और बाबर की कैलकुलेशन की हमेशा से गलती, या आगे चल के मैं मजीद भी इस पर बात करूंगा, वो कल खुलकर फिर से सामने आई कि हाँ, इनको कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम होता है जब इनके पास 6 बॉलर हो जाते हैं। वैसे तो 5 भी पूरे नहीं है, लेकिन जो छठा बॉलर है, सर अगर जो कैलकुलेशन पांचवें में डाल बॉलर दिया की जाए तो कमी थी ना, उसने कल बड़ा डैमेज पहुंचाया। हम इस पे आज बड़ी डिटेल बात करेंगे। जो पांचवें बॉलर के बगैर 8 बैट्समैन लेकर गए,
8 बैट्समैन, यार आप एक बैट्समैन कम भी कर लें तो आपका स्कोर फिर भी 138 ही रहना है, 130 ही रहना है। क्या कर लेंगे आप 148 रन करके? कौन सा मैच जीत रहे हैं आप? अच्छा वसी, कल का मैच ज़रा कराची किंग्स की प्रॉस्पेक्ट से हम ज़्यादा बात करते हैं। कल डेविड वार्नर के लिए कप्तानी में भी बड़ी जान थी, कल बहुत नाराज़ हो रहे थे, रन आउट पे इरफान नियाजी के भी नाराज़ हुए। कल मेरा ख्याल है उन्हें लड़कों की कैपेसिटी का अंदाज़ा हुआ होगा, खुशदिल की भी, हसन की भी बड़ी अच्छी पिक की है खुशदिल और हसन कराची किंग्स ने। इंटरनेशनल के लिए डिफरेंट बिहेवियर होता है, लेकिन चलें आपकी लीग के लिए वो अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। कल का मैच कैसे जीती है कराची, क्या बड़ा डिफरेंस आपने देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने शो में मौका दिया। सबसे पहले तो वार्नर जेल इन हो गए, जिस तरह हाफिज़ जमान साहब ने कहा कि उन्हें अब पता लग गया है कि कौन प्लेयर्स कितना कैपेबल है। और दूसरा, जैसे हमने कल भी बात की थी कि मोहम्मद नबी के आने से और उनका जो बॉलिंग एक उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सेटल हो गई। और मीर हमज़ा उन्होंने पावर प्ले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस जहाँ पे आया वो ये था कि रोटेशन ऑफ बॉलर्स किस तरह की डेविड वार्नर ने, जब उनको जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी कि स्पिनर हो तो स्पिनर आया। फिर आपको पता है बाबर आज़म लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स पे फंसते हैं, तो उन्होंने जैसे ही बाबर आज़म थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और उन्होंने खुशदिल शाह को बॉलिंग दी और खुशदिल शाह उनको ले गए। और उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि मैं तो बाबर को जाते जाते ही ले जाता हूँ, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके अलावा जब वो बैटिंग करने आए तो उनका जो उनका एटीट्यूड था डेविड वार्नर का, वो बहुत हाई क्लास था। और उसके साथ साथ बॉलिंग में जब आपके पास 5 बॉलर्स कंप्लीट नहीं होंगे तो आप कभी भी compete नहीं कर सकते। और ये जो आखिरी ओवर है स्पिनर का, ये बाबर आज़म की जान नहीं छोड़ रहा। MCG वर्ल्ड कप आपको याद होगा, कोहली नवाज़ सबको पता है, वहाँ पे भी यही चीज़ हुई और यहाँ पे भी यही चीज़ हुई। और यहाँ पे मैं एक अच्छा, लेफ्ट आर्म और लेग स्पिनर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता अगर हम देखें, बॉल को दोनों एक ही डायरेक्शन में गेन करते हैं। बाबर आजम के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। असल में बाबर आज़म का थोड़ा सा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वो जब बॉल उनसे बाहर जा रहा होता है तो ठीक खेल जाते हैं। आपको कुलदीप का 2019 का वर्ल्ड कप के बोल्ड याद होगा, वो भी वो दूर से खेलने गए और बॉल अंदर आ गया, ठीक है। और खुशदिल शाह ने भी रात को जो बॉल किया है, जो आम बॉल वो करते हैं तो वो लग के अंदर आता है, तो जैसे ही वो बॉल अंदर आता है तो वो उनका बल्ला बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जिस वजह से वो बॉल को खेल नहीं पाते। एक और चीज़ वसी, अगर मैं आपसे पूछूं और डॉक्टर साहब से, कल ना बाबर आजम ने एक बड़ी प्यारी ड्राइव मारी, अगर मैंने स्लो मोशन देखा, बाबर का खासा नहीं है कि उसका बैट हिले। आपको याद होगा बाबर जब कवर ड्राइव मारता है उसका बैट उसी बॉल की डायरेक्शन में, जिसे चेक कहते हैं हम, वो चेक करता हुआ जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, कहीं हिलता नहीं है। कल उसका हाथ भी हिल रहा था और शुरू में बाबर आजम बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं हो रहे थे बॉल के साथ। 46 उन्होंने कर लिए बट वो कनेक्ट नहीं हो रहे थे। मैं बड़ा दुखी हुआ इस चीज़ को देख के कि बाबर आजम इतना ज़्यादा कैसे, मतलब बिल्कुल ही मैं हैरान हूँ। वो शायद उनका तवज्जो ही नहीं है खेल पे, या क्या वजह है कि बाबर आजम हो और बॉल के साथ कनेक्ट ना हो। कराची का मैच हो रहा है, लोग बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसमें ये चीज़ है कि हमने कल भी बात की, हमने आज भी बात की कि जो 4 डे क्रिकेट होती है वो क्रिकेटर के लिए दवा होती है। 2019 से खेली नहीं है भाई, 2018 यही चीज़ है, एग्जैक्टली ये चीज़ है। मेरा तो ये सजेशन है कि जब आप टाइम गुजारते हो ग्राउंड के अंदर, आप बैटर हो या बॉलर हो, आपको ग्राउंड के अंदर टाइम गुजारना पड़ता है, 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ती है। मेरी सजेशन बाबर आजम से ये होगी कि वो जाएं, काउंटी सीज़न खेलें। समरसेट काउंटी के लिए वो पहले भी खेलते रहे हैं, अभी भी वो जाएं वहाँ पे। पूरा हो गया, वो भी नहीं खेली लेकिन मतलब अगर उन्हें कुछ बेहतरी लानी है और अपनी टेक्निक को वापस उसी फ्लो में लाना है जिस तरह वो 19, 20, 21 में थे, जहाँ पे उन्होंने रन्स भी किए। वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी अभी 32-33 साल उम्र है, तो हमारे तो 30 क्रॉस कर रहा है, 31 साल उम्र है, सबके सामने बड़ा हुआ है यार। वो अंडर 19, अंडर 16, अंडर उसकी ओरिजिनल एज के साथ वो खेल रहा है, लगता भी है। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कही, वसीने के काउंटी भी बड़ा अर्सा हो गया खेले हुए बाबर को, डोमेस्टिक 2018 से नहीं खेली है बाबर ने। और एक अहम पहलू है डॉक्टर साहब, इम्प्रोवाइजेशन। क्या बाबर आजम के इर्द गिर्द वो लोग मौजूद हैं जो इम्प्रोवाइजेशन के लिए रूम प्लान करें? ना माजरत, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बाबर आजम की फैमिली से वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। अच्छी बात है, फैमिली होनी चाहिए, लेकिन खेल में नहीं चलता सर ये। नहीं सर, फैमिली का अपना रोल है और वो अलग से होता है, उसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं। या तो कुछ स्पेशलिस्ट हो क्रिकेट के सर, बाबर आजम प्रैक्टिस पर जाते हैं तब भी साथ जाते हैं,
बाबर आजम कहीं इंटरव्यू पे जाते हैं तब भी साथ जाते हैं, बाबर आजम PSL खेलेंगे तब भी वो साथ होंगे, बाबर आजम इंग्लैंड में ब्लास्ट खेलने गए थे तब भी वो साथ थे। तो ये बात कर रहा हूँ मैं। अब वो एक टिकटॉक का फैशन है चूंकि, तो उसकी वजह से उनको साथ जाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें वहां पर रिकॉर्ड भी करनी होती हैं और खुद भी टीवी उसमें मतलब कैमरे में आना होता है, तो उसकी वजह से काफी और भी बिजनेसेस चलते रहते हैं। दैट इज समथिंग एल्स। अगर वो उनको कैरी करते हैं तो दैट्स हिज प्रॉब्लम, लेकिन एज फार एज कि अगर उनमें से कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली एडवाइस कर सकता है, जैसे पिछले दिनों में उनके फादर की ट्वीट का बहुत जिक्र हुआ था, तो गैर जरूरी थी, उनको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं फ्रेंचाइज का काम है, तो वो कमोडिटी है, और वो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि वो एसेट है पाकिस्तान का, अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप अच्छा, वैसे अभी थोड़ी देर में आ जाना, वैसे बड़ा बुरा लगनी है ये बात मेरी करना बहुत सारे लोगों को, यहाँ बहुत करीबी लोगों को बाबर आजम के, लेकिन ये बात है कि मैं चाहता हूँ बाबर आजम हमारे लिए दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है और दुनिया के लिए भी दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, तो बाबर आजम खुद के लिए ये क्यों नहीं सोच रहा कि मैं दुनिया का बेहतरीन प्लेयर हूँ। एक ब्रेक लूँगा, इसी पर आगे थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि बाबर आजम के बगैर एक तो हमारे इस वक्त क्रिकेट सिनेरियो भी नामुकम्मल है, शाहीन के बगैर भी नामुकम्मल है, रिजवान के बगैर भी, फैक्चुअल बात है। इन तीन के अलावा आपके पास सुपरस्टार्स हैं ही कोई नहीं, बाकी सब फिर आपके BC कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे बाबर आजम को लेकर, हम तीन इन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, रिजवान, शाहीन और बाबर। शाहीन ने मेहनत की है, नज़र आ रहा है, शाहीन ने चले T20 लीग सीग्स इधर उधर खेला कुछ, लेकिन नज़र आ रहा है शाहीन ने कमबैक करवाया अपनी टीम को, एक मैच हारा, बड़े तगड़े मैचेस जीते, आज बड़ा अच्छा मैच है मुल्तान सुल्तान के साथ और मुल्तान के अंदर है, तो मुल्तान को आज फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन शाहीन ने कमबैक करवाया। रिजवान ने एक सेंचुरी ज़रूर की, बट रिजवान लीड नहीं कर पा रहे टीम को उस तरह जैसे पहले सीजन्स में करते नजर आए। बाबर आजम आज आकर उन्होंने 46 किया, मतलब गुज़िश्ता मैच में, उससे पहले वो इक्का दुक्का रन कर। क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे इन तीन सुपरस्टार्स की वजह से हमारी टीम को, हमारी लीग को, हमारी क्रिकेट को? जो फ्रेंचाइज लीग है ना, खासतौर पर शान भाई, वो चलती ही आपके सुपरस्टार पर है। सबसे बड़ा मुकाबला बार बार करते हैं IPL से, तो वो देखें उनके एक तो इंटरनेशनल स्टार्स उन्होंने खिलाए हुए हैं, लोकल स्टार जो उनकी इंडिया के जो सुपरस्टार्स हैं, विराट कोहली, शर्मा, ये तो खैर एक A+ कैटेगरी के है ना। उसके अलावा अगर इवन A कैटेगरी के भी उन्होंने बेशुमार बनाए हैं जो अभी इंटरनेशनल नहीं खेले, उनको भी दुनिया जानती है और बड़े नामों से जानती है। जो थोड़ी बहुत खेले अभी T20 में, जैसे रिंकू सिंह वगैरह या बहुत अभिषेक शर्मा है, और बहुत सारे मतलब नाम लेने लगे तो खत्म नहीं होंगे, वो सारे के सारे सुपरस्टार हैं इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ ये फुकदान आ गया है कि इन जिन रोल मॉडल्स की आपने बात की, वो रिजवान हो, शाहीन हो या बाबर हो, चूंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं रिफ्लेक्ट कर रही, तो उस द रीजन इज कि उनके पीछे जो हमारे A कैटेगरी के भी नहीं आ रहे। ये A+ के कहने का तो हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं बता रही कि ये A+ कैटेगरी के हैं। जहाँ शाहीन की हमने बात की, यस उन्होंने चैलेंज लिया, ये जो भी ड्रामा हुआ कैप्टनसी का लेना और फिर देना और फिर वापस ले लेना और वो सारा, उसके बाद शाहीन ने अपने आप को चैलेंज किया, मुझे नजर आ रहा है उसमें वो वही 125 130 की पेस को उठा के 145 पर ले गए और अभी लीड भी कर रहे हैं अपनी टीम को उनकी PSL। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, क्योंकि मुझे बहुत लंबे अरसे से था, अभी हालिया में आपको रिसेंट वाकया भी बताऊं, मेरी डिस्कशन भी हुई, मैंने उन्हें कहा कि आपने अपनी फिटनेस पर वर्कआउट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी भी हुई, और अच्छी बात है कि फिटनेस पर काम करके आज आप देखें, आप खुद भी कह रहे हैं कि 140 पे वापस आया है। जी बिल्कुल, तो वो मेहनत नजर आ रही है। वो मुझे लग रहा है कि वो इंडिविजुअल मेहनत है, या हो सकता है रियाज अफरीदी उनके भाई हैं, शाहिद भी हैं उनके साथ, सर भी हैं, तो वो उनकी फैमिली के अंदर एक क्रिकेट का तो है सारा, तो हो सकता है उन्होंने अपने तौर पर किया हो या शाहीन ने खुद से ही चैलेंज ले लिया हो। जो भी किया उन्होंने वो वर्कआउट बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन समहाउ रिजवान और बाबर दोनों नहीं कर पा रहे। रिजवान को तो सॉरी बाबर की अगर ज्यादा पहले मैं बात करना चाहूंगा, रिजवान पे बाद में आते हैं। बाबर को तो चाहिए कि वो अपने एडवाइजर तो जरूर चेंज कर ले, कम से कम जो बहुत करीबी हैं, कुछ देर के लिए अपनी फैमिली वालों को भी थोड़ा दूर कर दे कि मेहरबानी कर आप मेरे पे मेहरबानी कीजिए कि मुझे थोड़ी देर के लिए अलूफ कर दे, मुझे छोड़ दें, ताकि मैं कुछ और सोच सकूं, मैं कुछ बेहतर तरीके से सोच सकूं। और फिर उनको जो टाइम, अगर जो वो नहीं, जो हम कह रहे हैं बार बार के टाइम ऑफ ले ले क्रिकेट से, अगर वो नहीं ले रहे, तो फिर वो जिस तरह वसी ने भी बात की ना, कि फिर अगर उन्होंने टाइम देना है तो फिर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर दे वो जाके,
मुकम्मल तौर पर अंदर दें और वो झाड़ू लगाएं जाकर पिच पर, रोलर मारें, जो भी करें, क्रिकेटर के साथ काम करें, जो मर्जी करें, 24 आवर मतलब अपने आप को ओढ़ना बिछोना बनाएं ग्राउंड के साथ, दोबारा से वो अपना ताल्लुक पैदा करे जो कहीं ना कहीं मफकूद होता जा रहा है उसकी पर्सनैलिटी से, और वो उसके अंदर मजीद घुसते जा रहे हैं, वो अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे। और जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, जिनका बार बार तस्करा करते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की पाकिस्तान टीम को अशद जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कि अगर कोई है साथ, अगर होते तो जरूर वो उस पर वर्कआउट भी करते और उनको वो हमें फायदा नजर भी आता, लेकिन अब तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं और अभी तक वो फायदा हमें नजर नहीं आ रहा, तो वो रस्ट उनके ज़हन से उतर नहीं पा रहा। तो दिस इज द ओनली रीजन कि वो शायद या तो किसी को मेंटोर मान ही नहीं रहे या मेंटोर उनकी साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे। उन दोनों के दरमियान में गैप जरूर है, जो उनके एडवाइजर कह लें, मेंटोर कह लें या कोच कह लें या जो भी है, उन दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से बाबर अभी तक वो चीज समझ नहीं पा रहे जिसकी जरूरत है, जो सारे बार बार उनका तस्करा कर रहे हैं। तो अभी अगर मेंटरशिप रिजवान क्या की है, बाबर आजम की मेंटरशिप क्या है, मुझे तो यही नहीं पता है कि बाबर किससे मेंटरशिप ले रहे हैं, मुझे तो खैर इसका कोई इल्म नहीं है। बहरहाल वैसी क्या कहेंगे, ये जो गैप है, 3 बड़े प्लेयर्स हैं, 3 बड़े प्लेयर्स हमारी क्रिकेट का टोटल महवर हैं। आप देखें ना, अब रिजवान ने सेंचुरी की, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैच नहीं जीते, बड़ा बुरा लगा। बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, मैच भी नहीं जीत पा रहे थे, एक मैच जीते, 1 ऑफ, वो भी हारिस वगैरह सब ने उसमें इंक्लूड किया। और अली रज़ा की कमाल बॉलिंग थी, कल भी अली रज़ा ने कमाल बॉलिंग की। और कल गलती जो बाबर ने की, हुसैन तलत पूरे मैच में ओवर नहीं किया, आप उसको फाइनल ओवर दे रहे हैं यार, क्या मैनेज कर रहे हैं बतौर कप्तान। सबसे पहले तो आपके जो सवाल है बॉलिंग देने के हवाले से, देखें जब खुशदिल शाह न्यू बैटिंग पे आए थे और साथ वार्नर खेल रहे थे, तो आपके पास राइट आर्म ऑफ ब्रेक थे, ठीक है, साइम थे, उन्हीं से बॉलिंग करवा लेते तो आपका वो जो एक ओवर है वो निकल जाता, एंड देन यू गो विद योर फास्ट बॉलर्स और शायद मैच का नतीजा डिफरेंट होता। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, जो आपने मेंटोरशिप की बात की या उसके हवाले से, देखें जब आपके डग आउट में मुश्ताक अहमद और इंज़मामुल हक जैसा बंदा बैठा हो, तो यू डोंट नीड एनी वन एल्स के आप उसके पास जाएं, इसके पास जाएं। इंज़मामुल हक बहुत बड़े लेजेंड हैं, मुश्ताक अहमद लेजेंड हैं, उन्हें क्रिकेट का पता है कि किस तरह क्रिकेट खेली जाती है और किस तरह क्रिकेट को लीन पैचेस आते हैं और उसके बाद किस तरह प्लेयर को खड़ा किया जाता है। तो वो जिस तरह हफीज़ अवान साहब ने कहा कि ओढ़ना बिछोना जिस तरह पहले बाबर आजम करते थे, 8 घंटे नेट में प्रैक्टिस करते थे और अपनी चीज़ों को निखारते थे, इसी तरह उनको वापस ये क्लॉक है, इसको रिवाइंड करना पड़ेगा, नहीं तो जो फ्यूचर है वो बहुत भी कल काफ़ी ज़्यादा फ्लॉस थे यार। अच्छी जगह पर आपने रन ड्रेन कर दिए और जहाँ पर रन ड्रेन रोका जा सकता था, स्पिन को थोड़ा लंबा किया जा सकता था, बॉलर 5वां नहीं था, 5वां ही बॉलर नहीं था, 8 बैट्समैन के साथ आप जा रहे थे, क्या करनी थी इतनी लंबी बैटिंग। सर वो एक T20 में सेइंग है ना मशहूर के, जो 8 प्लेयर्स नहीं कर सके हैं वो 7 से भी नहीं होगा या 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो चीज़ ये है कि सुफियान मुकीम अगर आपके पास बेंच पर बैठे हैं, ही इज़ अ रिस्ट स्पिनर, और आपको पता भी है कि बॉल ग्रिप हो रहा है कराची में, एक दिन पहले 24 घंटे पहले मैच हुआ है, तो फिर इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट का और जो प्लानिंग कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के, उन पे भी थोड़ा सा सवालिया निशान उठता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो किस किस्म की सोच लेके वो आ रहे हैं कि जहाँ पे स्पिनर्स, कल भी हमारी बात हो रही थी कि अडेप्टिंग टू कंडीशन इज़ द मेन थिंग। तो जब आप अडेप्ट नहीं कर पाते और जब आपसे स्पिन पिच पे आप फास्ट बॉलर्स खिला लेते और फिर जब तक आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं खिलाओगे, आपको मसला रहेगा। उसके अलावा जो आपने बात की सुपरस्टार्स की, वो ये है कि ऑब्वियसली बाबर आजम पिछले 2-3 सीज़न से तो बहुत अच्छा खेलते रहे हैं, उन्होंने इवॉल्व भी किया था। जैसे उनके जब वो कराची किंग्स के लिए खेल रहे थे तो उन्होंने 343 रन्स किए थे 121 के स्ट्राइक रेट पे, लेकिन उससे अगले जो 2 सीजन्स थे उन्होंने 140 प्लस के स्ट्राइक रेट पे 500 प्लस रन्स किए पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन उसके बाद लीन पैच उनका स्टार्ट हुआ है और उनको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे मसाइल होंगे। बात रही शाहीन की, वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा जो मसला मुझे लगता है कि वो यही है कि थोड़ा जब बॉल पुराना हो जाता है तो वो थोड़े एक्सपोज हो जाते हैं। 3 ओवर्स के बाद शाहीन के लिए इश्यूज एग्जैक्टली, लेकिन चले वो शुरू के 2-3 ओवर का तो फायदा उठा रहा है यार। दुनिया में सबसे ज्यादा पहली विकेट लेने वाला बॉल, कम से कम और कुछ नहीं, आपकी टीम को ओपन जोड़ी तोड़ देता है वो। चलो बाकी बॉलर्स भी है ना, फिर वो इतना तो कर लेता है, उसका एक नाम भी है, उससे प्लेयर डरते भी हैं, बेशक उसको स्ट्राइक करते हैं, लेकिन अब उसकी वापसी अच्छी, उसने अपने ऊपर वर्कआउट भी किया है। तो ये डॉक्टर साहब कल की कप्तानी बाबर आजम की देखकर अगर हम वार्नर के साथ इसको ज़रा कंपेयर करें, ये जो अली रज़ा का ओवर करवाया सेकंड लास्ट, क्या पॉसिबल था कि सेकंड लास्ट ओवर साइम का जो बैंक में जमा कराना था ना करवाते, वो बचाकर
बैंक में जमा और वो करवा लेते और फाइनल ओवर अली रजा से करवा लेते। देखिए, ये बाबर का कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। अगर आपको याद होगा तो मोहम्मद नवाज, जी 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 बिल्कुल, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, ये तीनों उनकी कप्तानी में खेलते रहे और इन तीनों के ओवर्स में हमेशा स्ट्रगल करते रहे। कभी तो उन्होंने नवाज को सिरे से ओवर ही नहीं दिया, कि एक ओवर भी नहीं किया। इफ्तिखार को कभी एक ओवर भी नहीं दिया, कभी 4 ओवर दे दिए। तो उनको कहीं कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि उनकी मैथमेटिक्स चेक करना पड़ेगी, मैट्रिक या उससे पहले जो भी उन्होंने क्लासेस पढ़ी है, कि क्या उनको कोई मसला तो नहीं है कि वो 4-4-4 की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कि आपको पता है कि आपके पास एक बॉलर ऑलरेडी कम है, तो उसको एडजस्ट आपने जल्दी से जल्दी करना है। या तो आप इतना बड़ा आपको एतमाद हो अपने 4 बॉलर्स पर कि मुझे पता है कि जी मैं 15 ओवर में पूरी टीम आउट कर देनी है, फिर आप ठीक है 5वें ओवर बॉलर को बेशक ना लगाएं। अगर आपको नहीं है पता है कि 20 तक तो जानी जानी है बात, तो फिर कम से कम आप ये तो करें कि अपना वो बॉलर जो ओवर फंसा हुआ है, मोहम्मद नवाज वाला, वो भी ओवर फंस गया, आज ये भी फंस गया, तो उसको पहले से एडजस्ट करके रखे। इसमें देखिए, अलजारी जोसेफ का ओवर होना चाहिए था, या लूक वुड का होना चाहिए था, या सिंपल एज दिस के अली रजा का ओवर होना चाहिए था आखिरी। ये कोई जवाब नहीं है, बतौर कप्तान आप जवाब पेश ही नहीं कर सकते कि मेरा वो ओवर फंस गया था तो मैं उसको कहाँ लेके जाता, किसी को तो करना था। और फिर दूसरी बात की जो हुसैन तलत की बात है, तो हुसैन तलत कभी भी इस तरह का ना बैट्समैन रहा है ना बॉलर रहा है। फिर डॉक्टर साहब जिसको आपने फाइनल ओवर करवाना है, डॉक्टर साहब अगर आपने एक ओवर करवाना है तो भाई उसको पहले तो टेस्ट कर लो यार, 14वें-15वें ओवर में एक बार टेस्ट कर लो। आखिरी ओवर उसके मैच का पहला और उसका अपना पहला और मैच का आखिरी ओवर, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी ही अहमकाना बात है। तो कप्तानी में बिल्कुल उनकी वो फ्लॉज वहीं के वहीं खड़े हुए हैं जो पहले पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए उनके नजर आते थे। उनको ये कैलकुलेशन नहीं आती। उनके पास सिंपल फार्मूला है कि मुझे 5 बॉलर दे दो गिन के, मैं उनको 4-4 ओवर करवा दूंगा, बस। इसके अलावा मुझे और कोई फार्मूला नहीं आता। प्लान ए है और यही है, अगर नहीं चलेगा तो ना चले, मेरे पास इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। और जहां तक बैटिंग की बात करें तो वही पिक की बार बार हम बात कर रहे थे कि अब बैटिंग में अब देखते हैं कि 5 तो आप ओपनर खिला रहे हैं, और जो जेन्युइन ओपनर है मिचेल ओवन प्रूवन है, हार्ड हिटर है, वो बॉल को आउट ऑफ पार्क फेंक अच्छा, कल एक फर्क देखिए डॉक्टर साहब, इसी पर ऐड करूंगा मैं आप दोनों से। कल आपने देखा होगा आमिर जमाल भी बिल्कुल आउट ऑफ निक है, उस तरह की बॉलिंग भी नहीं कर रहा, बैटिंग भी नहीं कर रहा, पता नहीं वो भी क्यों इतनी जल्दी अभी स्टार्टिंग करियर में इतना पीछे हो गया। आमिर जमाल को छुपा कर बॉलिंग करवाई है, और जहां भी करवाई उसकी पिटाई भी, लेकिन उसका अगला ओवर बड़ा अच्छा करने दिया फिर वार्नर ने। मतलब एक ओवर ऐसा और एक अच्छा। मैं एक ब्रेक पे जाता हूँ, वापस आता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट जग हसाई का बायस मुसलसल क्यों बन रही है? जेसन गिलेस्पी आईसीसी पहुंच गए एक बड़ा मसला लेकर, एक कानूनी जंग लड़ने के लिए। क्यों पहुंचे ये भी आपको बताता हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। वाजबात की अदायगी, जेसन गिलेस्पी आईसीसी पहुंच गए, नहीं उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कह रहे हैं जी कानूनी जंग का फैसला कर रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? जेसन गिलेस्पी बहुत अच्छे से काम करके गए और बड़े डिसेंट तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में काम किया, जितना अरसा भी किया। हमारे सिस्टम्स ने उन्हें चलने नहीं दिया, गैरी क्रिस्टन को चलने नहीं दिया। ये हमारे सिस्टम्स का भी कसूर है, हम लोगों को बुरा भला कहकर ये ख़राब नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में अब इंटरनेशनल कोचेज़ आने को तैयार नहीं है आपकी साख के साथ, तो वो बंदा काम नहीं करने को तैयार जिसने लंबा अरसा किया, उसने भी कह दिया मैं ऑनलाइन कोचिंग कर लूँगा भाई, ऑनलाइन क्लासेस ले लूँगा, लेकिन आऊँगा नहीं। जो लोग आए उनके साथ हमने क्या किया। जेसन गिलेस्पी का मामला आईसीसी जा रहा है वसी, कितनी शर्मिंदगी का बायस बनेगा ये हमारे लिए? ये तो मतलब नाकाबिले कबूल है। क्रिकेट बोर्ड को ये देखना चाहिए कि जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट आई है जेसन गिलेस्पी की, कि हमें पहले तो कहा गया, हमारे सामने दावे किए गए कि हमें बहुत अच्छी टीम चाहिए, हमने बड़ी टीम बनानी है, हमने बड़े प्लेयर्स को जो छोटे प्लेयर्स खोल के रख दिए, बड़े प्लेयर्स बनाना है। और फिर उसके बाद जब 2 मैचेस 3 मैचेस, ये उनका कहना है कि हम हारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उन्होंने कहा कि बैक टू नॉर्मल और बस ठीक है, हमें कोई बड़ी टीम नहीं चाहिए कोई। लेकिन हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि जो अर्ली सक्सेस होती है वो स्कैम होता है। ठीक है, हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है प्लेयर्स के अंदर। जैसे हमने कल भी बात की थी कि लाहौर कलंदर्स ने अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया, हारिस रऊफ़ हों या और फ़खर जमान हों या जैसे मिर्ज़ा ताहिर बेग थे जो पिछले साल खेले, तो उनके साथ जब इन्वेस्ट करते हैं हम किसी भी चीज़ में, अपने प्लेयर्स में, अपने कोचेज़ में, तो वो हमें रिज़ल्ट देते हैं। अब गैरी कर्स्टन इतना बड़ा नाम, वर्ल्ड कप विनिंग कोच,
और हम उनके साथ 3 महीने भी नहीं चल सके। और जैसन गिलेस्पी वो भी एक बहुत बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर वो रहे हैं और इंटरनेशनली उनको कोचिंग का एक्सपीरियंस है। तो जब हम अपने कोचेज़ के साथ और ख़ास तौर पे बाहर से आए हुए लोगों के साथ इस तरह करेंगे तो हमारी साख तो फिर मुतासर होगी। डॉक्टर साहब ये एक और नया मसला खड़ा हो जाएगा। पहले तो हॉकी में सुनता था मैं, ऑल्टमन्स आया बेचारा काम कर गया, कहता मेरे पैसे नहीं मिले। अब ये जेसन गिलेस्पी, क्या चल रहा है? ये तो बड़ी सख्त हजीमत हो जाएगी। देखिए जेसन गिलेस्पी जो बज़ाहिर उनका नजर आता है एक शख्सियत का पहलू, वो बड़े कूल काम बज़ाहिर नजर आते हैं, लेकिन वो इस सारे एपिसोड से इतने डिसहार्ट हुए हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने कहीं कोचिंग करनी ही नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं करनी, मैं फिलहाल बिल्कुल आउट ऑफ दिस ऑल काइंड ऑफ ये जो प्रॉब्लम है इनसे बाहर करना चाहता हूँ। उसका बायस कौन बना? हम ही बने जा रहे हैं। पहले हम मिन्नतें करके ले आते हैं और फिर जब नहीं बन पाती बात हमसे, क्योंकि हम अपने आप में भी तो क्लियर नहीं होते। एक चेयरमैन लेके आता है, अगला चेयरमैन आ जाता है, वो कहता है कि नहीं जी मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे ये टीम चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो अब अगर गिलेस्पी को मुझे जो नजर आ रहा है ना, हालांकि आमतौर पर जब कोचेस चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत बात जरूर करते हैं, उस पर नाराजगी का इजहार भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जिस तरह के इस्तेफाक जैसन। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही पर्सनल ले गए इस चीज को, कि जैसे उनके कैरियर पर एक दाग लगा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो वो उसका बदला लेने के लिए आईसीसी में गए कि मुझे जो आप लोगों ने हजीमत से जिससे दो चार किया है, तब मैं भी कहीं ना कहीं इसको जरूर पहुंचा के रहूंगा, छोड़ नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ टीवी इंटरव्यू तक मैं बात को लेके जाऊं उसके बाद हटा दूं। लेकिन इसके साथ इंटरेस्टिंग पहलू तो ये भी है ना अरसलान भाई, कि जो सर वाजिबात को लेकर क्या इशू है? मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ। ठीक है चले वो ले गए, ये वाजिबात की अदम अदायगी, यार ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतने पैसे हैं, अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, क्या मसला है ये चंद पैसों के लिए? इससे ज्यादा की तनख्वाह तो अपने क्रिकेट बोर्ड में बैठे सलमान नसीर साहब और बाकियों को दे रहे हैं। 5 मेंटोर्स को हम इतने पैसे दे रहे हैं सर हर महीने, उससे भी ज्यादा दे रहे हैं सर, कोच से भी ज्यादा, 50 तो लाख रुपया महीना। ओए होए होए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर उसको पैदा करके उसको बाहर सेटल डाउन करना चाहिए था, ये कोर्ट तक या आईसीसी तक मामला नहीं जाना चाहिए था। मैं ये सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे, बल्कि पता होगा आपको, जो खबर चल रही है इस वक्त कि माइक हैसन इंटरेस्टेड है पाकिस्तान की कोचिंग में, इज इट सर बेहतर है? जी तो जी 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 जी, खबर है, बिल्कुल ठीक खबर चल रही है। और मैं समझता हूँ खबर चल रही है, फर्ज करें वो अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ तो वो उनकी आंखें सही से खुली नहीं है, खुल जाएंगी जब वो कर लेंगे कोचिंग। लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा है, काम में बहुत अच्छा है, और इंटरनेशनली भी हमने उसको काम कर। दो चीज़ें माइक हैसन में बड़ी ज़बरदस्त है, एक वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा है, मैनेजर बहुत अच्छा है, वो मैनेज बहुत अच्छा करता है। दूसरा वो क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत अच्छा है, सोचता बहुत अच्छा है, टेक्निक बताने में बहुत अच्छा है। आपको पता है वो आईपीएल वगैरह और दीगर जगह पर भी काम करके आए हैं। अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर ये कहा होगा। अभी उन्होंने हालिया शायद जेसन गिलेस्पी या इनको देखा ही नहीं। यही मैं सवाल कर रहा था कि जब भी कोई इंटरनेशनल कोच आता है तो वो यकीनन अपने पुराने वालों से, पहले वालों से सवाल तो करता होगा, पूछता तो होगा कि मुझे असाइनमेंट मिल रही है तो आप बताएं कि आपका क्या फीडबैक है। यकीनन लेगा, वो गिलेस्पी से भी लेगा, कर्सन से भी लेगा। मुझे लगता है ये लोग कहते होंगे, यार वही ठीक नहीं था, वो खुद ऐसे कर गया। हो सकता है अभी एक और भी है ना अरसलान भाई, कि अभी चूंकि माइक हैसन का इस्लामाबाद के साथ गुडी गुडी चल रहा है, वो उनकी टीम जीत रही है, तो वो जरा उस फेज में भी है कि यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा होता है और शाबाश आपको मिल रही होती है, एक वजह ये भी है। और अगर वो आएंगे तो उनका एक अभी भी इस्लामाबाद के साथ अगर आप देखें तो उनके साथ सिर्फ वो अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम आई हुई है। वो इयन बटलर को भी साथ लेके आए, उनकी वो असिस्टेंट कोच भी है, और सारे नहीं करने देंगे ना। यहाँ तो गैरी क्रिस्टन ने नहीं मांगे थे अपने लोग, तो उनको नहीं लाने दिए थे। तो यही मसला होगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने बिल्कुल बात एग्जैक्टली वही कर दी थी, मैं यही करना चाह रहा था कि वो आएंगे, अगर इस्लामाबाद के साथ वो टीम लेके आए तो। चलिए डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम होगा, आते हैं वापस आज के मैच पे। मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर, वसी साहब, और मुल्तान के अंदर है मैच। क्या मुल्तान जीत का मजा चखने वाली है? मैं तो बैक करूंगा मुल्तान को, क्योंकि हमेशा ही वो मुल्तान में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक के मुल्तान का पलड़ा भारी। पहले बैटिंग करते क्या कर लेंगे मुल्तान? कितने स्कोर कर लेगा अंदाजन? और मुल्तान की पिच है 180 प्लस करना पड़ेगा, करना चाहिए भी, करना बिल्कुल। लेकिन रिजवान का जो उन्होंने 100 भी किया था, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि देखें उनका जो 100 था वो 63 बॉल्स पे था, और जेम्स विंस ने उसी मैच में 100 किया 43 बॉल्स पे। तो वो जो 20 बॉलों का डिफरेंस था वो आखिर में चेज में आपको वाज़ेह नज़र आया। तो ऊपर से जब आप रन्स नहीं करते, कल का मैच भी पेशावर ज़ल्मी पावर प्ले में ही हार गया, 27 रन किए। हफीज़ अमान ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ऑब्वियसली जब आप पावर प्ले हार जाते हो, और ख़ास तौर पे T20 क्रिकेट में जहाँ पे आपको कम बैक का इतना मौका नहीं मिलता,
तो फिर बड़े मसाइल का डॉक्टर साहब शिकार अच्छा, ये अच्छी चीज़ है कि वाकई पावर प्ले, आपने भी कहा था पावर प्ले मैच का सारा रिजल्ट दे देगा। क्या कहेंगे सर आज के मैच को लेकर? पेशावर ने तो जो किया सो किया, लाहौर बड़ी अच्छी निक और फॉर्म में, मुल्तान मुसलसल हार रही है, पेशावर ने तो फिर एक मैच जीत लिया। देखिए, लाहौर बाकी टीमों से थोड़ा कदरे मुख्तलिफ खेल रही है। हारा उन्होंने भी है एक मैच जरूर, लेकिन वो कुछ अपनी बेटर और बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं मैदान में। और जैसे हमने पहले भी बात की इसकी, खासतौर पर उसके कप्तान की, शाहीन की, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा इस वक्त उनके ना जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है। वो उस फेज से बाहर आ गए हैं जो कप्तानी उनके जाने के बाद वो एक खास फेज में चले गए थे, थोड़ा एग्रेशन अच्छा, उसमें फर्क ये होगा डॉक्टर साहब, माजरत, लाहौर फ्रेंचाइज में ना मैंने देखा है वहाँ माहौल बहुत अच्छा है उस फ्रेंचाइज का, और वो बड़ा खुल के अपने लोगों को बैक करते, सोहेल को बैक करते रहे, हारे जीते बैक करते रहे, फाइनल में ले गया सोहेल। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अगर मुल्तान को देखें तो जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, एक तो अपने कप्तान की यानी कि हारने की फॉर्म जो लगी है, मुसलसल पाकिस्तान से हारते हारते आ रहे हैं, और यहाँ भी अपनी एक सेंचुरी के अलावा वो बिल्कुल रस्टी हो गए, बहुत नीचे चले गए। फिर उनकी पिक्स बहुत बुरी है, फिर उनकी जो सिलेक्शन है बॉलिंग की, रोटेशन है बॉलिंग की, वो बहुत बुरी है। उनको बिल्कुल क्लूलेस हो गए। मैंने तीसरी चौथी दफा मैं कह रहा हूँ कि वो ब्रेसवेल को कप्तान बना देंगे तो उनके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, इसी टीम के साथ आना शुरू हो जाएंगे। और फिर उनके जो आयरिश बॉलर है वो लिटल, उनको नहीं खिला रही, हालांकि वो ऊपर से अच्छी गेंद कर सकते हैं, जिस तरह के इस्लामाबाद ने किया। बाबर को आउट करने के लिए उन्होंने बेन डॉर्शस का इस्तेमाल किया, एक ही मैच के लिए किया, ज्यादा नहीं किया, लेकिन वो बाबर को ले गए। तो इस तरह की जो टेक्टिकल मूव्स है उसके लिए लाहौर कलंदर कहीं भारी है इस्लामाबाद पे, सॉरी मुल्तान पे। और मुल्तान को ये सारी चीजें टैकल करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ेगा और थोड़ा अपने माइंड को क्लियर करके आना पड़ेगा। फिलहाल मुझे मुल्तान से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, वो जितना भी स्कोर कर लेंगे, लाहौर इस वक्त अपर हेड पे है। क्या कहते हैं जी वसी? अच्छा, वैसे स्कोर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अगर पहले खेलती है मुल्तान, क्या स्कोर करेगी? मुझे नहीं लगता कि मुल्तान 170 से ऊपर जाएगी। बेशक वो मुल्तान में खेल रही है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग में कोई होम और अवे का एडवांटेज ऐसा है नहीं। अच्छा वसी, अगर पहली बैटिंग आ जाती है लाहौर की, तो लाहौर के अंदर बॉलिंग एबिलिटी तो है चेस करने की कि रोक ले चेस को, तो अगर पहली बैटिंग कर लेती है लाहौर और 160-170 करती है, तो क्या मुल्तान के लिए मुश्किल डाल सकेगी? एग्जैक्टली अगर 170 प्लस हो जाता है, आई वुड से कि 180 अगर हो जाता है, तो फिर उनके पास बॉलिंग है कि वो उसको डिफेंड कर सकते हैं। और की पार्ट होंगे, हमेशा से रहे हैं फ़खर ज़मान, और उनको रन्स करने पड़ेंगे। और फिर उनके इर्द गिर्द फिर सब, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी फॉर्म में वो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं हफीज़ अमान साहब से एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि सर पिछले मैच में मुल्तान सुल्तान्स के लिए कीपिंग भी नहीं की मोहम्मद रिजवान ने, और शे होप ने कीपिंग की, तो वो कीपिंग भी नहीं कर पा रहे, कप्तानी भी नहीं कर पा रहे, बैटिंग भी नहीं हो रही उनसे। तो फिर यार जब आदमी इस पोजीशन में होता है ना, फिर बेचारा सब कुछ ट्राई करता है, हो सकता है वो कोचिंग कर लें, हो सकता है कोचिंग कर लें अगले मैच में। इस मामले में बेस्ट यही है कि वो डॉक्टर साहब वक्त की कमी है, कल हम इस पे करेंगे बात, आज के मैच के रिजल्ट को लेकर कल हम करते हैं बात। वसी थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज अमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है नाजरीन आपसे मुलाकात आज के मैच के रिजल्ट्स के साथ।